मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को भी अगर हिंदी में टॉपर बनना है और आप लोगों को 18 फरवरी को आप लोग हिंदी में 70 नंबर लाना चाहते हो, तो भाई हम लेकर के आ गए हैं 18 फरवरी का एक वायरल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग जब 18 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो यहाँ से आप लोगों को पूरे के पूरे प्रश्न आप लोगों को मिलने वाले हैं। अब देखो, मैं आप लोगों को लेकर के आ गया हूँ 2026 का 18 फरवरी वाला हिंदी का एक वायरल पेपर। मेरे तरफ जो मैं 2026 के लिए दावा कर सकता हूँ कि 18 फरवरी को यही वाला आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में पेपर पूछा जाएगा। अब देखो, यहाँ पर मेरा 829 ईएस कोड का पेपर लेकर के आ गया हूँ। मैं दावा कर सकता हूँ कि यही वाला पेपर आप लोगों का पूछा जाएगा। देखो, पेपर देने जाना, जब आप लोगों को ये वाला जब पेपर दिया जाए जो मैं आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ, ये जैसे ही आप लोगों को पेपर दिया जाए तो सबसे पहले क्या करना है कि आप लोगों को अनुक्रमांक और नाम जल्दी से अपना लिख देना है। सिर्फ अपना ही नाम और अनुक्रमांक लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी हो क्लास 10th में और 2026 में देने वाले हो अपना हिंदी का पेपर, तो भाई देखो हम लेकर के आ गए हैं। देखो, जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और इस बार 2026 में अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो भाई हम लेकर के आ गए हैं 18 फरवरी वाला एक वायरल पेपर, है ना। तो जितने भी बच्चे भाई 18 फरवरी को ही अपना पेपर देंगे ना, तो उनके लिए ये क्लास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम लेकर के आ गए हैं 18 फरवरी वाला पेपर। और यहाँ पर जिसका कोड है 829 ES। देखो, पेपर देने जाओगे बोर्ड एग्जाम में, जैसे बैठोगे एग्जाम की सीट पर, जैसे बैठोगे बिल्कुल सीधे डायरेक्ट आप लोगों को ये वाला पेपर दे दिया जाएगा, जिसका कोड रहने वाला है 829 ES। हमारा ये पेपर का कोड है ना। पेपर देने जाओगे देख लेना, यही वाला कोड आप लोगों को दिया जाएगा। सारे के सारे स्कूलों में यही वाला पेपर पहुंच चुका है। बस मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को जाना है, जैसे ही जाओगे एकदम दे दिया जाएगा पेपर आप लोगों को। मैं पूरा का पूरा पेपर मैं सॉल्व भी कराऊंगा इसका। और आज की इस क्लास में आप लोगों का 70 में 70 नंबर भी पक्का होने वाला है। यहाँ पर देखो, पूरा अनुक्रमांक और नाम वगैरह सब कुछ लिख देना। और इसके बाद देखो, आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है। अब इसके बाद देखो, पेपर देने जाना तो सबसे पहले अपना निर्देश और ये सब नोट वोट वगैरह पढ़ लेना है ना। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये नहीं पढ़ोगे तो भाई आप लोगों की दिक्कत हो सकता है आप लोग फेल भी करते जाओ, है ना। तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखो लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये देखो हमारे नोट दिए गए हैं कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। निर्देश नंबर 2 कहता है कि यह प्रश्न पत्र खंड आ में 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। पूरा का पूरा पेपर मेरे बच्चों मैं सॉल्व कराऊंगा, एक एक प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, है ना। गद्यांश को सॉल्व कराऊंगा, पद्यांश को भी सॉल्व कराऊंगा, जीवन परिचय में मैं सॉल्व कराऊंगा। अच्छा, ऐसा मैं क्यों करूंगा? क्योंकि भाई पेपर आप लोगों का ये वाला जब पूछा जाएगा, पेपर जब आप लोगों का ये वाला पूछा जाएगा, तो आप लोगों को इनके प्रश्न उत्तर तो याद है नहीं, तो कहाँ से आप लोग लिखोगे, है ना। आप लोग ढूंढोगे, यहाँ ढूंढोगे, वहाँ ढूंढोगे। मैं इसको पूरा का पूरा सॉल्व कराने वाला हूँ, ताकि आप लोग यहीं पर ही अपने 70 में 70 नंबर पक्के कर लो। और बोर्ड के एग्जाम में जब बैठो तो आप लोग पहले टॉपर आप बन जाओ, है ना। आप देखो भाई, मैं आप लोगों को प्रश्न उत्तरों के लिए चलता हूँ। यहाँ पर देखो लिखा है खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न, है ना, खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। और इसके बाद देखो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ, प्रश्न नंबर 1 के बारे में बात करता हूँ भाई। पहला देखो, मेरा प्रश्न कहता है कि प्रश्न नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, प्यारे बच्चों उसे पहचान कर लिखो। सबसे पहले बात करते हैं कि ए ऑप्शन दिया है कि झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा है। बी ऑप्शन दिया है कि आवारा मसीहा एक उपन्यास है। ये हमारा दूसरा ऑप्शन है ना। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं, तीसरा देखो हमारा दिया है कि महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका है। और डी ऑप्शन दिया है कि हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। ये देखो, आप देखो ये प्रश्न जैसे ही आप लोगों की 2026 में 18 फरवरी को पूछा जाए, है ना, तो सबसे पहले आप लोगों को कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही करना है? डी ऑप्शन को मेरे प्यारे बच्चों सही कर देना। आप लोगों को डी ऑप्शन को ही सही करना है ना। वही हमारे सीट में आप लोगों को चौथा वाला सही ऑप्शन करना है। जो हमारा चौथा जो गोला होगा, चौथे गोले को भरना है ना। अब चलो आगे देखो भाई, ये भी देखो पेपर सारे के सारे एक एक नंबर वाले प्रश्न पूछ जाएंगे। और मैं पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों सॉल्व भी करा दूंगा आप लोगों का, है ना, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखो हमारे ये भी देखो 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है। प्यारे बच्चों हमसे पेपर में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, बी ऑप्शन दिया है हरिकृष्ण प्रेमी, और सी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन दिया रामकुमार वर्मा। आप देखो पेपर देने जाओगे तो आप लोगों को सी वाले ऑप्शन को भरना है, सी वाले गोले को भरना है ना। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। इसका ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना का जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। चलिए भाई आगे देखो
बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में कि गुनाहों का देवता जो है किस विधा की रचना है। जो हमसे पूछे गए कि गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है, तो प्यारे बच्चों पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आने वाला है। तो देखो अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 3 के राइट आंसर के बारे में, तो भाई इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। गुनाहों का देवता जो है ये मेरी उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। आगे देख लो, अगला मेरे देखो प्रश्न दिया है कि प्रश्न नंबर 4 कहता है कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। भाई भारत दुर्दशा जो किस विधा की रचना है, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा, है ना। तो रेखा चित्र दिया है, जीवनी दिया है, आत्मकथा दिया है, एकांकी दिया है, तो ये मेरी 4 ऑप्शन है। तो भारत दुर्दशा जो है किस विधा की रचना है, तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा भारत दुर्दशा जो है ये मेरी एकांकी विधा की रचना हो जाएगी। अब देखो भाई आगे देख लो, आगे दिया प्रश्न नंबर 5 कहता है, प्रश्न नंबर 5 कहते हैं कि शुक्ल युग के नाटककार, भाई शुक्ल युग के नाटककार, है ना, यहाँ पर नाटककार लिखा है कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। शुक्ल युग के नाटककार कौन नहीं है, तो भाई देखो ए ऑप्शन दिया हरिकृष्ण प्रेमी, सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन को सही कर देना प्यारे बच्चों, आप लोग को डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 6 कहता है कि गबन जो है किस विधा की रचना है, गबन किस विधा की रचना है, 1 नंबर का पेपर में ये भी प्रश्न आ जाएगा कि गबन जो है किस विधा की रचना है। तो भाई देखो अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 6 के राइट आंसर के बारे में, तो गबन जो है मेरी एक उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। गबन किस विधा की रचना हो जाएगी, उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। चलो आगे देख लो, आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हो जाएंगे। प्यारे बच्चों पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आने वाला है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हो जाएंगे, है ना। तो ये मेरे 4 ऑप्शन, लेकिन इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका राइट आंसर कर देना, है ना। अब देखो प्रश्न नंबर 8 कहता है कि लोकायतन कृति के रचनाकार कौन है, तो भाई ये भी देखो एक ही नंबर का आएगा कि लोकायतन कृति के रचनाकार कौन है। तो प्रश्न नंबर 8 का देखो राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। तो भाई सुमित्रानंदन पंत जो है ये लोकायतन कृति के रचनाकार हो जाएंगे। आगे देख लो, अगला देखो मेरा नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कहता है। अगला देखो प्रश्न नंबर 9 कहता है कि साकित जो है मेरी किस युग की रचना है। साकित किस युग की रचना है, तो भाई 1 नंबर का प्रश्न देखो ये भी आएगा। अगर हम इसके देखो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा कि साकित किस युग की रचना है, तो साकित जो है मेरी द्विवेदी युग की रचना हो जाएगी। ये हमारा प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर। और प्रश्न नंबर 10 कहता है कि बिहारी जो है किस युग के कवि हैं, तो भाई देखो 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि बिहारी किस युग के कवि हैं। तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा बिहारी जो है मेरे एक रीतिकाल के कवि हैं। बिहारी किस युग के कवि हैं, रीतिकाल के। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 कहता है कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। अब तो कहते हैं कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो भाई 1 नंबर का देखो ये भी आ जाएगा। करुण रस दिया है, हास्य रस दिया, वीर रस दिया है, श्रृंगार रस दिया। तो ये मेरी 4 ऑप्शन है। देखो कहता है कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। इसमें कौन सा भाई रस हो जाएगा, तो इसमें मेरा श्रृंगार रस हो जाएगा। आप लोगों को डी ऑप्शन को सही करना है। अब आगे देखो, आगे हम ले चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि आहुति से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा भाई अलंकार हो जाएगा। 1 नंबर का देखो ये भी आ जाएगा। तो आहुति से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी में इसमें हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। तो भाई इसका कौन सा राइट आंसर करेंगे, ए ऑप्शन को भर देना है, ए वाली कुली को भरना है। अब आगे देखो, अगला देखो मेरा प्रश्न कहता है कि सोरठा में कितने चरण होते हैं। कहता है कि सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो भाई 1 नंबर का देखो प्रश्न आने वाला है कि सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को याद रखना है कि सोरठा के पहले चरण में हमेशा 13 मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। अगला देखो प्रश्न 14 कहता है कि पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो भाई ये 1 नंबर का ये भी प्रश्न आ जाएगा कि पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो प्यारे बच्चों देखो पर्यावरण में हमारा परि उपसर्ग लगा है, तो आप लोगों को परि को ही सही करना है। तो पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग लगा है, पर्यावरण में हमारा परि उपसर्ग लगा है। चलो भाई आगे देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमसे कहता है, प्रश्न नंबर 15 कहता है कि तिरंगा जो मेरा शब्द है, तिरंगा जो है इसमें कौन सा समास है। तिरंगा में भाई कौन सा समास है, ये देखो पूछा गया है तिरंगा में कौन सा समास है ना। तो देखो तिरंगे में हमारा द्विगु समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि सर पुष्कर सरोवर ताल, सर पुष्कर सरोवर ताल जलाशय का पर्यायवाची शब्द है। तो भाई 1 नंबर का देखो आ जाएगा, है ना। तो भाई सर पुष्कर जो हमारे सरोवर है ताल है किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ये सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों तालाब के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 17 के बारे में, प्रश्न नंबर 17 देखो हमसे कहता है कि युष्मद का सप्तमी एक वचन का रूप है। भाई युष्मद का सप्तमी एक वचन का रूप है, तो 1 नंबर का देखो प्रश्न आ जाएगा पेपर में।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वई को सही कर देना है, ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर फिर इसके बाद 18 कहता है कि मोहन गीत गाता है, रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा, है ना। मोहन जो है गीत गाता है, मोहन क्या गाता है, मोहन गीत गाता है, और रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को सही करना है, यह एक सरल वाक्य होता है। कैसा वाक्य होता है, यह एक सरल वाक्य होता है। और इसके बाद चलो आगे देखो भाई, ये प्रश्न नंबर 19 कहता है कि वह जा रहा है, वह जा रहा है यह किस प्रकार का वाक्य है। पहले बच्चों हमसे पूछा गया है कि वह जा रहा है यह किस प्रकार का वाक्य है। तो देखो यह मेरा एक साधारण वाक्य हो जाएगा, है ना। तो साधारण वाक्य को सही करना है। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 20 कहता है कि सीता ने पत्र लिखा, इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है। तो भाई इसमें देखो, अगर सीता ने पत्र लिखा तो इसमें मेरा कर्तरी प्रयोग हो जाएगा, कर्तरी को सही कर देना, सी ऑप्शन को सही करेंगे। अब देखो यहाँ से अगर हम आगे बात करें तो अब भाई यहाँ से आप लोगों का ये 20 क्वेश्चंस आप लोगों के कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि 20 नंबर आप लोगों के पक्के हो गए। बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर आप लोगों के मैंने तैयार कर दिए बोर्ड एग्जाम वाले। अब आगे देखो, अब यहाँ से देखो मैं बात करता हूँ, अब यहाँ पर से देखो आप लोगों का 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आप लोगों से कहा जाएगा कि सबसे पहला एक प्रश्न नंबर 1 पूछा गया कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि सीधा 6 नंबर का आएगा। देख लो भाई कौन सा गद्यांश पूछा गया आप लोगों के पेपर में, कौन सा गद्यांश आएगा देख लो। ये कहाँ से देखो लिया गया, यहाँ पर देखो कहता है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन के ऐसा औसत है, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से मित्रण करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम अतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देंगे। तो यहाँ से मेरे पर जो मुझे समझ में आता है कि ये मेरा मित्रता चैप्टर से लिया गया है ना, जो कि आप लोगों का मित्रता चैप्टर है, मित्रता से लिया गया। अब चलो यहाँ से देखो आप लोगों से इस पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि देख लो। पहला प्रश्न देखो हमसे पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। भाई संदर्भ जब आप लोग लिख देंगे तो 2 नंबर आप लोगों को इसका मिल जाएगा। तो संदर्भ देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर उत्तर में लिख देना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित जो हमारा मित्रता चैप्टर है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। अब अगर देखो मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर मेरा खंड बा दिया है। बा देखो दूसरा प्रश्न कहता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। प्यारे बच्चों हमसे पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो, ये भी मेरा 2 नंबर का आ जाएगा, है ना। मतलब कि 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तीनों के तीनों प्रश्न आप लोगों के मतलब कि 2-2 नंबर वाले पूछे जाएंगे, है ना। तो 6 नंबर का आप लोगों का बन जाता है। कहता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। यहाँ पर पूछा गया देखो रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर कर देना कि सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह करने में बहुत सही रहता है। जो सच्ची मित्रता जो होती है वो उत्तम जीवन निर्वाह करने में बहुत सही रहता है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी तकलीफ, दुख और गलतियां बिना कहे समझ लेता है। ठीक वैसे ही एक उत्तम डॉक्टर जो होता है वो रोग को पहचान कर से इलाज करता है। अब जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर होता है वो क्या करता है कि पहले रोग को पहचान लेता है फिर उसका इलाज करता है। इसलिए सच्चा मित्र जो होता है पहले आप लोगों की गलतियाँ पहले देख लेता है, फिर उस पर थोड़ी बहुत सुधार कर लेता है ना। अब देखो कि समझ लेता है, ठीक वैसे ही एक डॉक्टर रोगों को पहचान कर सही इलाज करता है। इसीलिए सच्चे मित्र की तुलना एक डॉक्टर से की गई। तो भाई सच्चे मित्र की तुलना किससे की गई है, एक डॉक्टर से की गई है। इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है, व्यवहार में कोमल होता है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा ही मित्र बनने का प्रयास करना चाहिए। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके बाद मैं आप लोगों को ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 को हमसे कहता है कि यहाँ पर साफ सन कहता है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। उत्तर में लिख देना कि भाई हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें हमारे दोषों त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमें सत्य और मर्यादा के भाव को पुष्ट करेंगे। और दूसरा कहता है कि विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि क्यों कहा जाता है ना। तो भाई उसको जीवन की औषधि क्यों कहते हैं, देखो यहाँ पर लिख देना कि विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार कोई औषधि बीमारियों से हमारी रक्षा करती है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमें बुराइयों से बचाता है। तो भाई ये आप लोगों का बन जाता है। 1 नंबर का ये आ जाएगा और 1 नंबर का ये आ जाएगा। इससे मतलब 6 नंबर आप लोगों का क्लियर हो गया। अब अगर आप लोगों को मन अच्छा नहीं लगता है कि अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए, और कई बच्चों का अगर मन नहीं, तो भाई ये वाला मुझे नहीं सॉल्व करना है, मुझे ये वाला सॉल्व नहीं करना, मुझे तो नीचे वाला सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पर एक अथवा करके आप लोगों के पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। अथवा वाला देख लो, यहाँ पर कहा गया कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है।
यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते हुए भी देखा है, जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई बच्चा डाल हमारे मृतप्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया। वही अमृत सत्य और अहिंसा का है, जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया। प्यारे बच्चों, पेपर में 6 नंबर का सीधा ही जैसे बोर्ड एग्जाम में बैठोगे 6 नंबर का आएगा, है ना। इस बात को याद रखना। आप देखो, इस पर आधारित 3 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। पहला देखो, हमसे प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने पर आप लोगों को 2 नंबर दे दिए जाएंगे। यहाँ पर लिख देना उत्तर में लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे ना। जैसे आप लोग संदर्भ लिख देना। ये मैं अथवा वाला सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है ऊपर वाला सॉल्व करना, तो आप लोग ऊपर वाला सॉल्व कर देना। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मुझे नीचे वाला सॉल्व करना है, अथवा वाला सॉल्व करना है, तो भाई मैं अथवा वाला भी सॉल्व करवा देता हूँ। अब देखो, यहाँ पर लिख देना है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या में लिख देना कि यहाँ पर लिखना रेखांकित अंश की व्याख्या लिख देना कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होता आया है। उस प्रभाव को हमने अपने बीच हमने बीच मतलब साकारों में चलते फिरते हंसते रोते हुए देखा है। उस प्रभाव ने हमें अमृत की याद दिलाकर मृत शरीर में नई ऊर्जा का संचार भी किया है। और लिख देना साफ संदेह को दिया है कि फिर यहाँ पर देखो मेरा साफ संदेह, ये भी देखो मेरा 2 नंबर मतलब कि 6 नंबर का पूरा पूछा रहेगा। जब मैं लिख रहा है कि मानव मात्र के लिए क्या आवश्यक हो गया है, तो मैं देखो सत्य और अहिंसा जो है आज मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। और फिर दूसरा प्रश्न दिया है कि हमें अमृत की याद दिलाकर किसने मृतप्राय शरीर में प्राण फूंक दिए, तो भाई देखो नैतिक एवं आध्यात्मिक स्रोतों द्वारा ही हमारे मतलब शरीर में नए प्राणों का संचार हुआ है। इतना लिखने के बाद आप लोगों का मैंने अथवा वाला भी सॉल्व करा दिया है। अब भाई देखो यहाँ से पूछा गया है आप लोगों का दूसरा प्रश्न, देखो मेरा पूछा गया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब देखो यहाँ से आप लोगों का पद्यांश जो है 6 नंबर का पद्यांश भी पेपर में आने वाला है। पद्यांश भी आप लोगों का 6 नंबर का पूछा रहेगा भाई, है ना, तो इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पर देखो लिखा है किलकत कांद घुटुमनि आवत मणिमय कनक नंद देख के आंगन बिंब पकड़ वै धावत कबहू निरखी हरि आपछा को करी सो पकड़न चात किलकी हस्त राज द्वय दतियाँ पुनि पुनि तीह अवगाहत कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक रजती करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी रज सज साजती बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती आचरा तरलय ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। अब इस देखो ये आप लोग का 6 नंबर का आएगा, पेपर में 6 नंबर का आएगा। इसके बाद देखो हमारे यहाँ पर पूछा गया 3 प्रश्न पूछे जाएंगे इस गद्यांश पर आधारित। सबसे पहला मेरे देखो पूछा गया कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने पर प्यारे बच्चों आप लोगों को 2 नंबर दे दिए जाएंगे। और यहाँ पर देखो संदर्भ की प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है और ये हमारा संदर्भ हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा पूछा गया रेखांकित अंश की व्याख्या हमारी यहाँ पर देखो पूछी गई है। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिख देना कि श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि नंद द्वारा बनवाए गए मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपना परछाई देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, है ना। कभी तो अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं और कभी उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के 2 दांत बार बार दिखाई देते हैं जो अत्यंत सुंदर लगते हैं। अब भाई इतना आप लोग समझ लीजिए क्योंकि 6 नंबर आप लोगों के पक्के होने वाले हैं, है ना। आप देखो यहाँ पर अगला देखो तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश में तीसरा कहता है कि उपयुक्त पद्यांश में किसकी बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। उत्तर में लिख देना कि उपयुक्त पद्यांश में श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। फिर अथवा करके पूछा गया, अथवा वाला पूछ यहाँ पर देख लेना। अब मैं देखो अथवा वाला भी सॉल्व करवा देता हूँ भाई। देखो जिनका मन लगता है कि मैंने ऊपर वाला सॉल्व करना है तो भाई ऊपर वाला सॉल्व कर लेना। अगर आओ कई बच्चों की अगर इच्छा है कि मुझे नीचे वाला पद्यांश सही कर सॉल्व करना है तो भाई आप लोग नीचे वाला सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि सौरभीना जिना गिला लिपटा मृदु अंजन सतुकुल चल अचल में झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास रूप से तेरा घन के पास। अब देखो मेरी ये पूछा गया है और इसके बाद अगर बात करें तो इस पर 3 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे जो किस प्रकार से दिए गए हैं। पहला देखो प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए और संदर्भ में लिख देना कि प्रस्तुत पद्यांश महादेवी वर्मा द्वारा रचित वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक कविता से अवतरित है ना। तो इस तरीके से लिख देना कि प्रस्तुत पद्यांश महादेवी वर्मा द्वारा रचित वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक कविता से उद्धृत है, मतलब कि शीर्षक कविता से लिया गया है। अब देखो अगर हम बात करें प्रश्न नंबर बाद देखो हमसे कहता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो, तो भाई लिख देना रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर कर देना कि कवयित्री कहती हैं कि वर्षा रूपी जो नायिका है, वर्षा रूपी नायिका ने मतलब कि वर्षा ने कोहरे के रूप में वर्षा रूपी नायिका ने कोहरे के रूप में एक सुगंधित पारदर्शक
कुछ गीला सा हल्के काले रंग का वस्त्र धारण किया है। कोहरे के बीच चमकने वाले जुगनू ऐसे लगते हैं मानो वर्षा सुंदरी के हिलते हुए आंचल से सोने के फूल झर रहे हों। अब देखो इतना सब कुछ करने के बाद फिर हमारे ये भी मेरा 2 नंबर का ही पेपर में आने वाला है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर पूछा गया कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस हो जाएगा। तो भाई उत्तर में लिख देना कि प्रस्तुत पंक्तियों में हमारा श्रृंगार रस हो जाएगा। अब भाई आगे देखो यहाँ से पूछा गया है प्रश्न नंबर तीसरा। देखो हमसे कहता है कि प्रश्न नंबर तीसरा हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित संस्कृत पद्य गद्यांश। अब देखो संस्कृत का गद्यांश पे पूछा जाएगा। 5 नंबर का आता है पेपर में संस्कृत का गद्यांश, है ना, इस बात को याद रखना। यहाँ पर देखो इसको पढ़ेंगे कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा याष्ट्र केंद्र स्थलम अस्ति इत एवं संस्कृत वाङ्मय से संस्कृतिश्च आलोक सर्वत्र प्रसृत मुगल युवराज दारासिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम् अकरोत् सा तेषां ज्ञानेन तथा अप्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषायां कारिता। अब देखो ये भाई ये वाला हमसे देखो 5 नंबर का पेपर में आएगा। और इसका अब देखो सबसे पहले क्या पूछा जाएगा इसका पहले देखो संदर्भ 2 नंबर का आएगा। फिर हिंदी में अनुवाद करना है। हिंदी में अनुवाद करने के लिए आप लोगों को 3 नंबर दिए जाएंगे, तभी आप लोगों को 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो भाई चलिए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पर लिख देना संदर्भ में लिख देना कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है और इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन किया गया है। इसके बाद देखो हमारे हिंदी में अनुवाद कर देना। हिंदी में अनुवाद यहाँ से लिख देना कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारासिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करा दिया। तो भाई देखो अथवा करके पूछा गया। अथवा वाले देख लो, अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि नहीं मुझे ऊपर वाला नहीं सॉल्व करना है, मुझे तो नीचे वाला सॉल्व करना है, तो आप लोग नीचे वाला सॉल्व कर लेना, अथवा वाला भी सॉल्व कर लेना कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथा समयम नवा नवा विचारधारम स्वीकरोति नवा च शक्ति चा प्राप्नोति अत्र दुराग्रहे नास्ति यत् युक्तियुक्तम कल्याणकारी चाति तत्र सर्वगृहीतम भवति एतस्य गतिशीलता रहस्यम। अच्छा, इतना सब कुछ करने के बाद फिर और भी देखो मेरे सामने दिया है। यहाँ पर देखो लिखा है कि मानव जीवन से शाश्वत मूल्य से निहितम तद यथा सत्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभाव विचार्यो मतलब औदार्यम आचार्य दृढ़ चेती। अब देखो इतना सब कुछ करने के बाद अब इसके भी देखो आप लोगों को 5 नंबर दिए जाएंगे। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर अथवा वाला सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं मुझे ऊपर वाला सॉल्व करना है, तो आप लोग ऊपर वाला सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप लोग अथवा वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसा आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग वैसे कर लेना पेपर में। अब देखो आप लिख देना संदर्भ में देखो लिखना है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद लिख देना कि हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और नई शक्ति प्राप्त करती है। यहाँ हट नहीं है जो उचित और कल्याणकारी है, या वहाँ वह यहाँ हर्षपूर्वक स्वीकार होता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में संभव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता निहित है। तो भाई देखो 5 नंबर का आएगा। अब इसके बाद अगर हम आगे देखो बात कर रहे हैं, तो भाई आगे अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर देखो मेरा प्रश्न नंबर 4 कहता है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। तो भाई देखो 5 नंबर का ये भी मेरा बन जाएगा। 5 नंबर के भी बन जाएगा जिसमें लिखा है कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब देखो भाई ये मेरे 5 नंबर का पेपर में पूछा रहेगा। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर संदर्भ लिख देना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। अब हिंदी में अनुवाद कर देना कि सभी सुखियों, सब रोग रहित हो, सबका कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो। तो भाई देखो हमारा ये मतलब 5 नंबर का पेपर में आ जाएगा। और इसके बाद आगे देखो मेरा अथवा करके दिया है कि भाई यहाँ पर देखो अथवा करके दे दिया गया है कि किंस्विद गुरुतरम भूमि किंस्विद दूचतरम चाखात किंस्विद शीघ्रतरम वातात किंस्विद बहुतरी त्रणात्। ये देखो हमारा अथवा करके पूछ दिया गया है। अब इसमें देखो क्या करना है, यहाँ पर लिख देना संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। और हिंदी में अनुवाद कर देना कि पृथ्वी से बढ़कर कौन है भाई, और आकाश से अधिक ऊंचा कौन है, वायु से तीव्रगामी कौन है, और तिनके से भी घना कौन है। इतना सब कुछ करने के बाद, इतना लिखने के बाद फिर आप लोगों को मैं ले चलता हूँ आगे। यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 5 में आप लोगों का खंड काव्य पूछा गया। तो भाई देखो खंड काव्य में क्या करना है, अगर हम खंड काव्य के बारे में बात करें तो भाई आप लोग अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हो, वो आप लोगों को बता देगा कि आप लोगों के जिले के हिसाब से खंड काव्य पूछा जाता है ना, और वैसे ही आप लोगों को खंड काव्य लिखना पड़ेगा। अब देखो जितने भी बच्चे कानपुर से हैं, जो बच्चे कानपुर से हैं तो वो लोग ज्योति जवाहर पर लिख देना, है ना।
इस पर आप लोग सॉल्व कर लेना, जो बच्चे कानपुर से हैं, है ना। और इसके बाद आप लोग अपने जिले व जिले के हिसाब से देख लेना। अब मैं सीधा ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 6 की ओर। अब चलो भाई प्रश्न नंबर 6 देखो क्या कहता है। पहले आप लोग इतना देख लीजिए आप लोगों का खंड का भला है। आप देखो प्रश्न नंबर 6 देखो यहाँ पर। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करो। प्यारे बच्चों 5 नंबर का हमारा जीवन परिचय भी आने वाला है। कहता है कि दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कर दीजिए भाई। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 3 जीवन परिचय पूछे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिख करके बता देता हूँ और ऐसे आप लोग लिख देना। देखो सबसे पहले बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। यहाँ पर लिख देना जन्म। इनका जन्म कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो अकोना बस्ती उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान हुआ था। अच्छा, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। मृत्यु इनकी 2 फरवरी 1941 को हो जाती है। रचनाएं देख लो, चिंतामणि विचार भी थी और रसमीमांसा त्रिवेणी इनकी रचनाएं हो जाएंगी। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, मेरा तो कोई यहाँ पर जीवन परिचय भी दिया गया है। जीवन परिचय में लिखा है कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 4 अक्टूबर 1884 को हुआ। रामचंद्र शुक्ल 4 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ हमीरपुर चले गए और हमीरपुर में ही रामचंद्र शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा हुई, है ना। तो ये अपने पिताजी के साथ हमीरपुर चले गए थे जब इनकी आयु 4 वर्ष हुआ करती थी। उसके बाद देखो वहीं पर जाकर उन्होंने अपनी पहली शिक्षा प्राप्त की। अच्छा देखो 1892 ईस्वी में उनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानून को के पद पर हुई। 1921 में रामचंद्र शुक्ल ने मिशन स्कूल से फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन क्या हुआ कि भाई और उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में उन्होंने अपना नाम लिखाया, किंतु गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए काशी आ गए। कुछ ही दिनों तक काशी नागरिक प्रचारित पत्रिका का भी संपादन किया। श्वास का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 को उनका देहावसान भी हो जाता है। इतना करने के बाद फिर इनकी रचनाएं लिख देना नीचे। रचनाओं में लिख देना कि रस मीमांसा त्रिवेणी चिंतामणि इनकी रचनाएं हो जाएंगी। अब देखो बाप संध्या की, ये भी मेरा 5 नंबर का आएगा। कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए पूछा जाएगा भाई। कवि का जीवन परिचय में देखो आप लोगों का सूरदास, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, रामनरेश त्रिपाठी, इन लोगों का जीवन परिचय पूछा गया। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देना तुलसीदास। तुलसीदास में देखो आप लोगों को लिखना है, तुलसीदास में लिख देना कि जन्म कब हुआ था? सन 1532 में जन्म हुआ था। जन्म स्थान का राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम तुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, गुरु इनके नर हरिदास हुआ करते थे। पत्नी इनकी रत्नावली हो गई और इनकी रचनाएं हो जाएगी श्री रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। तो भाई ये सब इनकी रचनाएं हो जाएंगी। तो ये मैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखा रहा हूँ। अब 5 नंबर का तुलसीदास जी का जीवन परिचय पूछा जाएगा पेपर में। तो भाई देख लो यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। जीवन परिचय हेडिंग डाल कर लिखेंगे कि तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसे था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। स्वामी नर हरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया। इनका विवाह देखो काम हुआ था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से इनका विवाह भी हो गया था। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। इनकी मृत्यु काशी के असी घाट पर सन 1623 ईस्वी में हो जाती है। रचनाएं देख लो भाई, रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका, ये सारी की सारी इनकी रचनाएं हो जाएंगी। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 7 कहते हैं कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई कंठस्थ श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आए हो। 2 नंबर का हमारा श्लोक पूछा जाएगा। शायर के सिपाही, पत्र लेखन भी देखो एक आ जाएगा। पत्र लेखन भी भाई देखो 4 नंबर का पत्र लेखन भी आएगा, है ना। 4 नंबर का पत्र लेखन आएगा, इस पर लिख देना ये कि पत्र लेखन ये दिया। ये हमारे संस्कृत के प्रश्न उत्तर हैं। संस्कृत के प्रश्न उत्तर देख लीजिए और सीधा फिर मैं आप लोगों को ले चलता हूँ निबंध की ओर। देखो निबंध जो पेपर में हमारा कितने नंबर का पूछा जाएगा? निबंध जो मेरा 7 नंबर का निबंध आएगा पेपर में। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। एक पहला दिया कि पर्यावरण प्रदूषण एक कारण एवं निवारण, दूसरा दिया विज्ञान विवर्धन, तीसरा दिया वृक्षारोपण का महत्व, चौथा दिया जनसंख्या वृद्धि। तो भाई देखो ये था आप लोगों का 18 फरवरी का एक वायरल पेपर जिसको मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कराया है। और इस पेपर को तैयार करके आप लोग पूरे 70 में 70 नंबर भी ला सकते हो। तो चलिए भाई आज की इस क्लास को मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ और इस पेपर को आप लोग पूरा का पूरा तैयार कर लीजिए।